हेलो बच्चों, देखिए देखते देखते लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन ग्रुप ये भी कॉन्सेप्ट बच्चों हमारी हो गई। और आज आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जिसमें एक को हम रेडिकल पार्ट और एक को क्या बोलते हैं, ग्रुप पार्ट। और हमने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनमें सिर्फ उनका वो ग्रुप पार्ट ही हिस्सा लेता है। जैसे इथिल अल्कोहल का OH ग्रुप ये हिस्सा लेता है, इथिलामाइन का C2H5NH2 का NH2 ग्रुप यही हिस्सा लेता है। और यही ग्रुप डिसाइड करता है बच्चों कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो रिएक्शन देगा कि नहीं। मतलब एक तरह से वो ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है, डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। और डेफिनेशन भी हमारी हो गई थी बच्चों कि द ग्रुप विच डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। और बाद में हमने ये भी देखा कि यदि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शन ग्रुप यदि सेम होता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। जैसे सभी अल्कोहल्स में, चाहे वो इथिल अल्कोहल हो, मिथिल अल्कोहल हो, एन प्रोपिल अल्कोहल हो, सब में फंक्शन ग्रुप सेम है, OH ग्रुप, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो ये जो ग्रुप है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, उसको भी हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शन ग्रुप सेम है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम। और इस तरह हमने फंक्शन ग्रुप की दूसरी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताई थी, और वो ये थी कि द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। लेकिन हाँ, यदि फंक्शन ग्रुप अलग अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। जैसे इथिल अल्कोहल C2H5OH, OH ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप। इथिलामाइन C2H5NH2, फंक्शन ग्रुप NH2 ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, इथिल अल्कोहल का है बच्चों OH ग्रुप, इथिलामाइन का है NH2 ग्रुप। फंक्शन ग्रुप अलग अलग तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग। तो इस तरह फंक्शन ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, और फंक्शन ग्रुप डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो बच्चों, ये जो हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था वो मैंने 2-4 मिनट में आपको बता दिया है ना। यदि आपके कोचिंग क्लास के ऐप पर वो सभी लेक्चर्स अवेलेबल है फ्रॉम द स्टार्टिंग, और यदि आपने कोई लेक्चर मिस किया है बच्चों तो हो सकता है कि अगले लेक्चर में आपकी लिंक नहीं लगेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको क्या लगेगा, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होगा कि अरे सर पढ़ा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली क्यों समझ में नहीं आता, तो पिछला लेक्चर अपन मिस करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप पिछले लेक्चर्स पहले पढ़ो। जैसे बहुत सारे लोगों का शायद पहला लेक्चर मिस हुआ होगा, क्योंकि मुझे पहले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों के बहुत ही कम व्यूज़ दिखे मुझे, मतलब बहुत बच्चों ने वो शायद मिस किया होगा। तो ऐसे लेक्चर जो आपके मिस हुए हैं तो बच्चों पहले पढ़ लीजिएगा, और वो जब आपके अच्छे से समझ में आए होंगे फिर ही आप आगे के लेक्चर्स देखिएगा। ओके, चलो आज हम आगे जाते हैं, और आगे एक नई कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, और ये नई कॉन्सेप्ट है बच्चों एटॉमिक वेट्स। अब एटॉमिक वेट्स सही में देखा जाए तो ये केमिस्ट्री 1 का टॉपिक है, जो आपको पुरुषोत्तम सर पढ़ाएंगे पहली चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन है, सब है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब जैसे आपको मालूम है कि एलिमेंट्स दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस, और एलिमेंट में सभी एटम एक जैसे होते हैं, और ये सभी पीरियोडिक टेबल जो 118 एलिमेंट है वो सब एलिमेंट्स हैं, है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट है। और एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और आपको मालूम है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, है ना, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब इनके वेट्स भी अलग अलग होते हैं बच्चों। कुछ एटम्स का वेट बहुत ही कम होता है, कुछ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए तो सब एटम्स टाइनी है।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सुई के एक नोक पर। अब जो खरबों एटम्स मॉलिक्यूल्स एक साथ रह सकते हैं, इतने छोटे हैं। नेचुरली इनके वेट्स भी बहुत कम है। हमारे वेट एक्सप्रेस करने के जो नॉर्मल यूनिट्स है ग्राम और किलोग्राम। अब इसमें हम उनके वेट्स बताएंगे तो वैल्यूज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आती हैं। अब जैसे हाइड्रोजन एटम का जो मास बताया जाता है वो 1.66 इंटू 10⁻27 kg ऐसा कुछ समथिंग बताया जाता है, केमिस्ट्री 1 के नोट्स में है। अब ये जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू ध्यान में रखना और कैलकुलेशन में यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमने क्या किया, जो सबसे लाइटेस्ट एटम है वो है हाइड्रोजन एटम। तो मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, बाकी आपको डेफिनेशन भी सर बताएंगे कैसे कार्बन के साथ वो कंपेयर करता है वगैरह वगैरह, वो मैं सिंपलेस्ट बताता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ग्राम किलोग्राम में तो बहुत ही अलग है, वो वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आती है, वो वैल्यूज लेके कैलकुलेशंस की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया कि हमने हाइड्रोजन जो सबसे लाइटेस्ट एटम है, सबसे हल्का एटम है, इससे और हल्का एटम कोई है ही नहीं, इसका एटॉमिक वेट हमने 1 पकड़ा। एक्चुअली इसका वेट तो किलोग्राम ग्राम में कुछ अलग ही होगा, हमने उसका एटॉमिक वेट क्या पकड़ा, 1 पकड़ा। यानी जो भी वेट है समझ लो उसको 1 बोला, 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास ऐसा बोला। आप 1 बोलो, आपने यूनिट भी नहीं ध्यान में रखा तो चलता है। तो जो सबसे लाइटेस्ट एटम है उसका जो भी वेट है, ग्राम में हो किलोग्राम में हो, वो वैल्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो जो भी वेट है उसको हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या पकड़ा, 1। अब जैसे किसी बच्चे का समझ लो वेट है 10 किलोग्राम, अब हमने 10 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या पकड़ा, 1 यूनिट। एक्चुअली उसका वेट क्या है 10 किलोग्राम, लेकिन हमने मेजरमेंट क्या लिया, 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यूनिट की भाषा में हम क्या बोलेंगे कि बच्चे का वेट कितना है, 1 यूनिट। और 20 किलोग्राम में एक्चुअल वेट, हम यूनिट की भाषा में क्या बोलेंगे, 2 यूनिट। 30 किलोग्राम में वेट, यूनिट की भाषा में क्या बोलेंगे, 3 यूनिट। एक्चुअल है 30, यूनिट की भाषा में 3, सिंप्लिसिटी के लिए। हीलियम एटम जो है इसका एटॉमिक वेट है 4, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। फिर जो हमारे काम के आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट 12 है, एटॉमिक वेट 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन का क्या है 16 है। तो इस तरह फिर बाकी आप ले सकते हैं, जैसे Na का 23 है, Mg का 24 है ना, एल्यूमिनियम का 27 है। इस तरह ऐसे हम लिख सकते हैं। सल्फर का 32 है, क्लोरीन का फ्रैक्शन में बताए थे, वो फ्रैक्शन में क्यों आता वो पुरुषोत्तम सर आपको बताएंगे आइसोटोप्स कॉन्सेप्ट की मदद से। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं, तो नेचुरली उनके जो मासेस है वो भी डिफरेंट होते हैं। ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है, इनके वेट्स ग्राम किलोग्राम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ आती हैं, वो वैल्यूज़ लेके कैलकुलेशंस करना बहुत दिक्कत भरा काम होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने आपके सुविधा के लिए क्या किया, इन एटम्स का वेट वो सिंपल छोटे छोटे सिंपल यूनिट्स में बताते हैं, ऐसे नंबर की जो हम हमारे डेली लाइफ में है ना रोज़मर्रा के जीवन में हमेशा यूज़ करते हैं। और इसमें उन्होंने क्या किया, जो हाइड्रोजन है, जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है, सबसे छोटा एटम है, सबसे हल्का फुल्का एटम है, उसका जो भी वेट है जो भी होगा उसको 1 पकड़ा, और उस हिसाब से बाकी अब हीलियम का 4 है, मतलब 1 हीलियम एटम इज 4 टाइम्स हेवियर देन 1 हाइड्रोजन एटम। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, मतलब 1 कार्बन एटम इज 12 टाइम्स हेवियर देन 1 हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन का 14 यूनिट्स है, मतलब 1 नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स हेवियर देन 1 हायड्रोजन एटम। आणि तराजू आपने लिया, बॅलन्स तराजू लिया, एका तागड्यामध्ये तर तुम्ही नायट्रोजन टाकला, त्याला बॅलन्स करायला किती हायड्रोजन लागतील, 14 लागतील हायड्रोजन एटम। तर याला आपण असं काही युनिट सांगत नाही आपण याला, तसं युनिट लिहितात AMU ॲटॉमिक मास युनिट, आता ते रिप्लेस पण केलं युनिफाइड मास वगैरे, पण जनरली आजकाल ते कोणी मेंशन करत नहीं। तो आशा प्रकारे हे झाले अपने एटॉमिक वेट्स। तो बच्चों आपको सिर्फ ये थोड़ा सा याद करने का काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। जो C1 की नोट्स है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके लास्ट पेज पर जो हमारे बार बार काम में आते एलिमेंट्स, तो उनके एटॉमिक वेट्स लास्ट पेज पर दिए हुए बच्चों, यानी जरूरत से ज़्यादा दिए हुए, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर इतना याद करना पड़ता है क्या,
ये थोड़ी सी है और वो पढ़ते 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 ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, यानी ऐसे आपको बैठ के रटने का काम भी नहीं पड़ना पड़ता। सो रिमेंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना है बच्चों? 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, Na का 23, Mg का 24, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। तो इस तरह से ये है, तो ये है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स, ये है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स। बाकी डेफिनेशन वगैरह सर आपको बताएंगे, है ना, मेरे इसमें वो हिस्सा आता नहीं, इसलिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए कोई बताऊंगा। तो बच्चों ये एटॉमिक वेट्स आपके याद हो गए, ऐसा मैं समझता हूं और आगे जाता हूं। अब हम एक नई कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों, और ये नई कॉन्सेप्ट है होमोलॉगस सीरीज। ये नई कॉन्सेप्ट है बच्चों, होमोलॉगस सीरीज। अब होमो का मतलब आपको बच्चों मालूम है कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर। और सीरीज का मतलब क्या होता है? लिस्ट। अब होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है, तो वो थोड़ा सा हम देखते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल देखने के बाद हम होमोलॉगस सीरीज को क्या करेंगे? डिफाइन। अब जैसे अल्कोहल फैमिली लो, अल्कोहल फैमिली का जो जनरल फार्मूला है बच्चों, वो है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, CnH2n+1 single bond OH, where this small n is the number of carbon atom, where this small n is the number of carbon atom, and this n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. This n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूला में हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक रखते जाएंगे, और हम अल्कोहल फैमिली के कितने मेंबर्स मिलाएंगे? 10 मेंबर मिलाएंगे, और उस पर से हम होमोलॉगस सीरीज को क्या करेंगे? डिफाइन। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1। यदि हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, रखो 1, ये 1 लिखते नहीं ऐसा, सिर्फ c लिखते हैं, c है मतलब 1 है, तो ये c, 2 1s are 2, 2 + 1 3, तो ये हो गया CH3OH। CH3OH का क्या नाम है? मिथिल अल्कोहल। हाँ, और मिथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ये मॉलिक्यूल है बच्चों, ये एटम थोड़ी है। अब मॉलिक्यूलर वेट यानी क्या होता है रे? मॉलिक्यूलर वेट यानी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है, उन सब एटम्स के एटॉमिक वेट की क्या करना है? आपको सम करना है। सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है, वो सभी एटम्स के एटॉमिक वेट की आपको क्या करना है? सम करना है, एडिशन करना है। अब कैसे करेंगे? कार्बन का एटम कितना है बच्चों? 12 है ना। कार्बन का एटम कितना है? 12। 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 4, तो 12 और 4 16, 12 और 4 16, और ऑक्सीजन का एटम वेट 16 है बच्चों, तो 16 और 16 कितने हो गए? 32 हो गए। तो मिथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों क्या हो गया? 32। अब किसी ने आपको पूछा मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे? द सम ऑफ SUM, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ all atoms present in one molecule of a substance is called as its molecular weight। यानी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है, उन सभी एटम्स के एटॉमिक वेट की आप सम करो, एडिशन करो, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मिथिल अल्कोहल में एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे और एक ऑक्सीजन था। कार्बन का एटम कितना है? 12। 3 और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4, 12 और 4 16, और ऑक्सीजन के 16, तो 16 और 16 क्या हो गए? 32। तो बच्चों किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको बताते आना चाहिए कि द सम ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो मिथिल अल्कोहल का मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला। अब हम
2 लेंगे. Now put n is equal to 2 here in this formula. Put 2. तो C2, 2 2s are 4, 4 plus 1 5. तो C2H5OH, C2H5OH इसका नाम क्या होता है? इथिल अल्कोहल. अब इथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर कितना है? 2 कार्बन है, 12 और 12 कितने हो गए? 24. 5 और 1 हाइड्रोजन है, 24 और 6, 6 हाइड्रोजन का 6, 24 और 6 30 और ऑक्सीजन के 16, 30 और 16 46. देखो 32 मॉलिक्यूलर वेट था मिथिल अल्कोहल का, इथिल अल्कोहल का 46 यानी 14 यूनिट से बढ़ गया. सर क्यों 14 यूनिट से ही बढ़ गया मॉलिक्यूलर वेट? इसलिए कार्बन की संख्या 1 से बढ़ी, पहले 1 था इसमें 2 हो गए. कार्बन 1 से बढ़ा, कार्बन का कितना है? 12. हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ी, 3 था 5 हो गए. यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए. कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन के 2, 12 और 2 14. अब हर बार जैसे बच्चों हम नीचे नीचे जाएंगे, हर बार कार्बन की संख्या 1 से बढ़ते जाएंगे और हाइड्रोजन की संख्या 2 से. यानी हर बार 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे और हर बार मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से बच्चों बढ़ते जाएगा. ओके, चलो फटाफट देख लेते हैं. नंबर 3, पुट n इक्वल टू 3, रखो 3. C3, 2 3s are 6, 6 plus 1 7. C3H7OH. अब ये 3 कार्बन वाले अल्कोहल का नाम है प्रोपिल अल्कोहल. मॉलिक्यूलर वेट अगेन 14 यूनिट से बढ़ेगा. 46 और 14 कितने हो गए? 60. कितने से बढ़ गए ये? 14 यूनिट से. नंबर 4, n इज इक्वल टू 4. बढ़ाओ, कार्बन 1 से बढ़ाओ और हाइड्रोजन कितने से बढ़ाओ? 2 से. C4H9OH. तो ये कौन हो गया बच्चों? ब्यूटिल अल्कोहल. 60 और 14 कितने हो गए? 74. नंबर 5, n इज इक्वल टू 5. क्या होगा? बढ़ाओ, कार्बन की संख्या 1 से, हाइड्रोजन 2 से. C5H11OH. 5 कार्बन वाले अल्कोहल का नाम है बच्चों पेंटिल अल्कोहल और मॉलिक्यूलर 14 से बढ़ाओ, 74 और 14 88. हर बार मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से बढ़ रहा है. पुट n इक्वल टू 6. तो ये क्या हो जाएगा? C6H13OH. 6 कार्बन वाले अल्कोहल का नाम है बच्चों हेक्सिल अल्कोहल. मॉलिक्यूलर 14 से बढ़ाओ, 88 और 14 102. हर बार कार्बन की संख्या 1 1 से बढ़ रही और हाइड्रोजन की संख्या 2 2 से बढ़ रही. फंक्शन ग्रुप सेम है. नंबर 7, पुट n इज इक्वल टू 7. तो ये क्या होगा? C7H15OH. तो ये कौन होगा? हेप्टिल अल्कोहल. हेप्टिल अल्कोहल. मॉलिक्यूलर 14 से बढ़ाओ, 102 और 14 कितने हो गए? 116. नाउ पुट n इज इक्वल टू 8 हियर. तो क्या होगा? C8H17OH. ये 8 कार्बन वाला अल्कोहल है और इसका नाम क्या है? ऑक्टिल अल्कोहल है. 116 और 14 कितने होते? 130. अब नंबर 9 है ना, नंबर 9 लेते हैं. पुट n इक्वल टू 9. तो C9H19OH. 9 कार्बन वाले अल्कोहल का नाम है बच्चों नोनिल अल्कोहल. क्या है? नोनिल अल्कोहल. 130 और 14 144. और बच्चों लास्ट लेते हैं ये 10. n इज इक्वल टू 10. पुट n इक्वल टू 10. C10H21OH. 10 कार्बन वाले इस अल्कोहल का नाम है बच्चों डेकिल अल्कोहल. 144 और 14 कितने होते हैं? 158. तो मैंने क्या किया बच्चों? मुझे अल्कोहल फैमिली का जनरल फार्मूला मालूम था. CnH2n plus 1 single bond OH. And where n is the number of carbon atom and n may have values 1 2 3 4 5 6 7 etc. मैं n के जगह पे 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक रखता गया और मुझे अल्कोहल फैमिली के पहले 10 मेंबर्स मिले, मिथिल अल्कोहल से लेके डेकिल अल्कोहल तक. अब देखिए ये सभी जो कंपाउंड्स है ऑल आर अल्कोहल्स, सब में फंक्शन ग्रुप सेम है OH ग्रुप. सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चों
सिमिलर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। और सबको मैंने अरेंज किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैसे अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। हर बार मॉलिक्यूलर वेट 14 यूनिट से बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हर बार कार्बन की संख्या 1 से बढ़ती गई और हाइड्रोजन की संख्या 2 से। कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14 यूनिट। तो हर बार मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ता गया? 14 यूनिट से। तो इसको ही मैं बोलता हूं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल फैमिली। क्या बोलता हूं बच्चों में इसको? होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल फैमिली। सो हाउ यू डिफाइन होमोलॉगस सीरीज? बहुत ही सिंपल है। चलो इधर आते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? व्हाट इज द डेफिनेशन? जरा देखते हैं डेफिनेशन, जरा देखते हैं, है ना। डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, if organic compounds having similar chemical properties are arranged in the increasing order of their molecular weights, then the series obtained is called as homologous series. Is called as homologous series. So कितना आसान है बच्चों कि if organic compounds having similar chemical properties, यानी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लेंगे? सेम फंक्शन ग्रुप वाले, जिससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी? सिमिलर। आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, और आप इन सेम फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड्स को, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स को टॉप टू बॉटम कैसे अरेंज करेंगे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज मिलेंगी बच्चों, कि जिसमें सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन ग्रुप सेम होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और उनको हमने अरेंज किया होगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। तो हमें वो जो 10 या 10 से ज़्यादा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज मिलती है, लिस्ट मिलती है, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में होमो ये शब्द क्या बता रहा? वो बता रहा कि भैया इस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सबका फंक्शन ग्रुप सेम है, इन सबका जनरल फार्मूला सेम है, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और इनको हमने टॉप टू बॉटम अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। ऐसे सीरीज को बच्चों हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। सो लास्टली बच्चों, हाउ यू डिफाइन होमोलॉगस सीरीज? है ना, जरा इधर देखिए, मन लगा के एक दो बार सुने तो हो जाता है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, then the series obtained is called as homologous series. एकदा लास्टली सांगतो तुमच्यासाठी, काय म्हणते डेफिनेशन? इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar chemical properties are arranged in the increasing order of their molecular weights, then the series obtained is called as homologous series. अब इस homologous series की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, सबका जनरल फार्मूला सेम होगा, फंक्शन ग्रुप सेम होगा, बराबर है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, टॉप टू बॉटम जाते वक्त हर बार कार्बन की संख्या 1 से बढ़ते जाएंगी, हाइड्रोजन की संख्या 2 से, मॉलिक्यूलर वेट हर बार 14 यूनिट से बढ़ते जाएगा, और इसको हमने नाम दिया होमोलॉगस सीरीज। अब इस होमोलॉगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं बच्चों। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके? हाँ, इधर ध्यान दो जरा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला पॉइंट मैं बताता हूं। होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
उन सब का जनरल फार्मूला क्या होता है? सेम। फंक्शन ग्रुप क्या होता है? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सेम। हर बार कार्बन की संख्या जो है वो 1 से बढ़ती है और हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ती है। कार्बन 1 से बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन 2 से बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 14 यूनिट से बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट हर बार हमने देखा कितने यूनिट से बढ़ता जाएगा? 14 यूनिट से बढ़ता जाएगा। इस तरह अब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज है और हर फैमिली का अपना एक अलग जनरल फार्मूला है। जैसे अल्केन फैमिली का अलग ही है, CnH2+2। अल्किन फैमिली का CnH2n, अल्काइन फैमिली का CnH2n-2। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज का जनरल फार्मूला अलग अलग है। लेकिन एक होमोलॉगस सीरीज में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं बच्चों, उन सब का जनरल फार्मूला, फंक्शन ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। कार्बन की संख्या 1-1 से बढ़ते जाती है ऊपर से नीचे जाते वक्त। हाइड्रोजन की संख्या 2-2 से बढ़ते जाती है। मॉलिक्यूलर वेट 14 से बढ़ते जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी शुरू से आखिरी तक, क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते जाती हैं? चेंज होते जाते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यदि बढ़ते जा रहे ऊपर से नीचे जाते वक्त, बढ़ते जा रहे तो बढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। फिजिकल जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है। तो ये सब बातें जो है, एक पानी या ग्लास के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आ रहा है, नोट्स में देखेंगे आप, आ रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी धीरे धीरे क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है। एक होमोलॉगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होती है, उनकी केमिकल रिएक्शंस भी सिमिलर होती है। तो इस तरह ये बच्चों हमारा हो गया होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो लास्ट में ध्यान में रखना कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, then the series obtained is called as homologous series. So there are different organic compounds, they have different general formulae. हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एक होमोलॉगस सीरीज है। ओके, तो ये हो गया था हमारा। तो आज हमने शुरू में एटॉमिक वेट से कॉन्सेप्ट ली कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के वेट्स, जिनको हम एटॉमिक वेट्स बोलते हैं, वो अलग अलग होते हैं, वो आपने याद किए। फिर मॉलिक्यूलर वेट हमने देखा कि the sum of atomic weights of all atoms present in one molecule of a substance is called as molecular weight। और फिर हमने देखा बच्चों होमोलॉगस सीरीज। तो आज एक फैमिली हो गई, कल हम और ऐसे 2-3 फैमिलीज लेंगे और ये टॉपिक हम क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। कुछ डाउट रहा तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया था, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर मुझे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 9822565154, 9822565154। बेझिझक आप मुझे पूछते जाएगा, बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक अ फ्रेंड, अपन जैसे पूछते हैं ना कि अरे यार इसका कैसा आंसर है, उसका कैसा, वैसे आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, तो आज ये हो गया। कल इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, इसको और थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।